हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानेंगे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण किस तरह से हुआ और इसमें किस किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो स्टार्ट करते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था 1870 में। 1870 में इटली का एकीकरण हुआ था। तो सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे और इटली के एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से वो जानेंगे और इसमें सहायक तत्व कौन कौन से थे वो जानेंगे। सहायक तत्वों में प्रमुख रहेंगे फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन, कार्बोनरी संस्था, मेजनी और यंग इटली, कोयला और लोहा, बौद्धिकों की भूमिका और सांस्कृतिक एकता। ये सब सहायक तत्व हैं। फिर हम प्रक्रिया और चरण के बारे में जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया और चरण कैसे रहे और फिर परिणाम इनका क्या रहा वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इटली का एकीकरण। ठीक है, पृष्ठभूमि हम देखते हैं। सबसे पहले इटली प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का केंद्र था, अतः रोमन साम्राज्य के गौरव के चिन्ह यहाँ मौजूद थे जो इटली वासियों को प्रेरित करते थे। आगे चलकर जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो ये अनेक भौगोलिक राजनीतिक इकाइयों में बढ़ गया। इसी संदर्भ में मेटरनिक ने इटली को महज भौगोलिक अभिव्यक्ति कहा, अर्थात विभिन्न राज्यों में बटे हुए इटली के क्षेत्रों पर विभिन्न राजवंशों और यूरोपीय शक्तियों का अधिकार था और यहाँ के निवासियों में एकता के कोई तत्व नहीं थे। किंतु इटली को महज भौगोलिक अभिव्यक्ति कहना तार्किक नहीं है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में बटे होने के बाद भी इटलीवासी प्राचीन गौरवपूर्ण परंपरा से प्रेरित थे और वहाँ के निवासी एक समान भाषा और रीति रिवाज से युक्त थे। यही वजह है कि इटली का एकीकरण भी पूरा हुआ। अब एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से थे? इटली भौगोलिक रूप से अनेक राज्यों में बटा था। मध्य में रोम में पोप का राज्य था जो इटली को उत्तर और दक्षिणी भागों में विभाजित करता था। इन भागों में आर्थिक सामाजिक विषमता मौजूद थी जो एकीकरण में बाधक थी। रोम में स्थित पोप का राज्य भी एकीकरण में बाधक था, ये यूरोप के कैथोलिक ईसाई धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता था। रोम जो कैथोलिक धर्म के लोग हैं उनके लिए विशेष महत्व रखता था। साथ ही यहाँ पोप के राज्य की सुरक्षा के लिए फ्रांस के सैनिक भी मौजूद थे। इटली के क्षेत्रों पर विदेशी प्रभुत्व था। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था, तो मध्य इटली के राज्यों जैसे परमा, मेडोना, टस्कनी के राजा ऑस्ट्रिया के राजवंश से संबंधित थे। तो नेपल्स और सिसिली में फ्रांस के बूर्बो वंश से संबंधित शासक थे। इस तरह विदेशी तत्वों की उपस्थिति एकीकरण में बाधक थी। इटली का कुलीन भूस्वामी वर्ग तथा राज्यों के शासक भी एकीकरण के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि एकीकरण से उन्हें अपने अधिकारों को सीमित हो जाने का भय था। एकीकरण के संबंध में विभिन्न विचारधाराओं की उपस्थिति भी बाधक थी। वस्तुतः मेजिनी एवं गेरिबाल्डी गणतंत्र के समर्थक थे, तो कावूर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, जबकि जियोबार्टी पोप के नेतृत्व में संघ के निर्माण पर बल दे रहा था। अब हम देखेंगे एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे। तो सबसे पहला आता है फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन। नेपोलियन ने साम्राज्यवादी प्रचार के क्रम में ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और वहां एक समान राजनीतिक प्रशासनिक संरचना स्थापित की, एक समान कानून प्रणाली लागू की। इस तरह इटली वासियों को राजनीतिक प्रशासनिक एकता थी। इस तरह इटली में सामंती संरचना नेपोलियन ने इटली में सामंती संरचना समाप्त कर एक समान आर्थिक कानून लागू किए। इसी तरह इटली वासियों को आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण का अनुभव हुआ। नेपोलियन ने जब इटली का उपयोग एक उपनिवेश की भांति करना शुरू किया तथा इटली के संसाधनों एवं कलाकृतियों को फ्रांस ले आया, तो इटली वालों ने एकजुट होकर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वस्तुतः अपने प्रसार के क्रम में नेपोलियन द्वारा फ्रांस की क्रांति की स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार भी इटली में कर दिया
कर दिया गया था, किंतु जब स्वयं उसने इटली में साम्राज्यवादी शोषण किया तो इटली वासियों की राष्ट्रवादी भावना जाग उठी, जिसका क्रमिक विकास इटली के एकीकरण का आधार बना। इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक इटली का जन्मदाता नेपोलियन था। अब आता है हमारा दूसरा, कार्बोनरी संस्था। इस संस्था का गठन 1810 ईस्वी में इटली के कोयला मजदूरों ने मिलकर किया था। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी और जिसकी शाखाएं इटली के विभिन्न राज्यों में फैली थी। इसका लक्ष्य विदेशियों को इटली से बाहर निकालना था। इस तरह राष्ट्रीयता की भावना के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेजिनी और यंग इटली। मेजिनी ने 1831 में यंग इटली नामक एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की और इसके माध्यम से लोगों को एकीकरण के लिए प्रेरित किया। इसके अनुसार नौजवानों के हृदय में असीम शक्ति होती है, अतः उनके हाथों में नेतृत्व सौंपना चाहिए। इस संस्था के माध्यम से मेजिनी इटली के एकीकरण का आदर्श सामने रखा। इस संस्था का निम्नलिखित कार्य था: ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर किया जाए, इटली के एकीकरण का कार्य इटली वासियों द्वारा ही किया जाए, इसमें विदेशी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, एकीकरण के पश्चात इटली में गणतंत्र की स्थापना हो। इटली के एकीकरण में मेजिनी का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि इसने इटली वासियों के हृदय में राष्ट्रवादी भावना और स्वतंत्रता की चाहत पैदा की। इसने अपने लेख और भाषण के माध्यम से युवा वर्ग में देश प्रेम, संघर्ष एवं त्याग की भावना भर दी और कहा कि इटली एक राष्ट्र है और वो राष्ट्र बनकर रहेगा। नेक्स्ट आता है कोयला और लोहा। इटली में कोयला और लोहा जैसे खनिज मौजूद थे जो भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक थे। इसी क्रम में लोहा उद्योग का विकास हुआ, फलतः मशीनीकरण को बढ़ावा मिला और परिवहन साधनों का मशीनीकरण हुआ। इसी क्रम में रेलवे का विकास से इटली के राज्य एक दूसरे से जुड़ गए। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, फलतः राष्ट्रीयता बढ़ी और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट आता है बौद्धिकों की भूमिका। इटली में रोसेटो, सिल्वियो पेबिक जैसे लेखकों और कवियों ने इटली वासियों में राष्ट्रीयकरण की भावना जागृत कर उन्हें एकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट आता है हमारा सांस्कृतिक एकता। इटली में एक समान भाषा, एक धर्म तथा रीति रिवाज था। साथ ही प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव के चिन्ह भी उपस्थित थे, अतः सांस्कृतिक एकता मौजूद थी। इस तरह इटली में इटली को इटली से जोड़ने वाले तत्व मौजूद थे। अब एकीकरण की प्रक्रिया या चरण कौन से, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पे क्रीमिया युद्ध हुआ था और जो इटली के एकीकरण में काफ़ी सहायक हुआ था। तो जानेंगे क्रीमिया युद्ध और इटली का एकीकरण। पीडमॉन्ट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कावूर एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था। कावूर का मानना था कि एकीकरण के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है और इसी से ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर किया जा सकता है। अतः इस विदेशी सहयोग की प्राप्ति के लिए उसने अवसर की तलाश की, जो उसे क्रीमिया युद्ध में भागीदारी से प्राप्त हुई। वस्तुतः क्रीमिया युद्ध तुर्की व रूस के बीच हुआ, जिसमें तुर्की का साथ इंग्लैंड एवं फ्रांस ने दिया, तो साथ ही पीडमॉन्ट ने भी सहयोग दिया। युद्ध में तुर्की का पक्ष विजयी हुआ और फिर पेरिस सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों के साथ पीडमॉन्ट के प्रधानमंत्री कावूर को भी आमंत्रित किया गया। यह कावूर ने इटली के प्रश्न को उठाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया, अर्थात इटली पर ऑस्ट्रिया के नियंत्रण की ओर यूरोपीय राज्यों का ध्यान आकर्षित करके उनकी सहानुभूति अर्जित की। इसी समय फ्रांस का शासक नेपोलियन III कावूर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूछा कि मैं इटली के लिए क्या कर सकता हूँ। इस तरह युद्ध में भागीदारी से कावूर ने फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त की और सहयोग मिला। इस क्रम में कावूर ने नेपोलियन III के साथ प्लोम्बियर्स की संधि की, जिसके तहत नेपोलियन III ने पीडमॉन्ट सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में 2 लाख सैनिक सहायता देने का वचन दिया। बदले में फ्रांस को नीस और सेवाई के क्षेत्र दिया जाना था। अब आगे क्या होता है, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में पीडमॉन्ट की सेना फ्रांस के सहयोग से विजयी हुई और लोम्बार्डी पर पीडमॉन्ट का नियंत्रण हुआ। इसी तरह इटली के एकीकरण की शुरुआत हुई।
लोम्बार्डी के विलय से मध्य इटली के राज्यों जैसे परमा, मेडोना, टस्कनी राज्यों में भी एकीकरण के लिए राष्ट्रीय भावनाएं उग्र हुई। यहाँ जब विद्रोह हुआ और शासकों को भागना पड़ा, तत्पश्चात यहाँ जनमत संग्रह से राज्य पीडमॉन्ट के साथ आगे आए और मतलब विलय हुआ। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गेरिबाल्डी ने नेपल्स एवं सिसिली पर नियंत्रण स्थापित किया, जहां जनमत संग्रह के माध्यम से पीडमॉन्ट के साथ उसका विलय हुआ। तत्पश्चात पीडमॉन्ट के शासक विक्टर एमुनुअल ने प्रसा के सहयोग से वेनेशिया और रोम पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और जनमत संग्रह के माध्यम से इन राज्यों का विलय भी पीडमॉन्ट के साथ हुआ। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। तो अब यहाँ पे एक यूपीएससी का प्रश्न आ जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको जैसे बताया कि रील्स के माध्यम से शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा विल्ला फ्रेंका का विश्वासघात। ये क्या है? प्लोम्बर्स की संधि के पश्चात फ्रांस की सहायता से पीडमॉन्ट के प्रधानमंत्री काउर ने लोम्बार्डी पर अधिकार किया और एकीकरण की ठोस शुरुआत की, किंतु तभी फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया से विल्ला फ्रेंका की संधि का स्वयं को युद्ध से अलग कर लिया। वस्तुतः उसे लगा कि इस युद्ध में ऑस्ट्रिया प्रसा के साथ मिलकर कहीं उसे पराजित न कर दे, अतः उसने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली। नेपोलियन थर्ड के इस कदम से काउर के एकीकरण की योजना अवरुद्ध हो गई और उसे मात्र लोम्बार्डी से संतोष करना पड़ा। इसे ही विल्ला फ्रेंका का विश्वासघात कहा जाता है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि अभी उस देश ने विजय उल्लास का प्याला होठों से लगाया ही था कि वो चकनाचूर हो गया। अब दक्षिण से एकीकरण। जब इटली के एकीकरण की प्रक्रिया विल्ला फ्रेंका के विश्वासघात से अवरुद्ध हो गई, तब काउर ने कहा कि मुझे कूटनीति के माध्यम से उत्तर से एकीकरण करने नहीं दिया गया। अब मैं क्रांति के जरिए दक्षिण से एकीकरण का कार्य पूरा करूंगा। वस्तुतः नेपल्स एवं सिसिली की जनता ने राष्ट्रीयता की भावना से युक्त होकर विद्रोह किया। इसी क्रम में गेरिबाल्डी ने वहां जनता का नेतृत्व करने के लिए अपने हजारों लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के साथ पहुंचकर सशस्त्र कार्यवाही से उस पर अधिकार कर लिया। इसी समय गेरिबाल्डी ने रोम और वेनेशिया पर अधिकार करने की घोषणा की। फलतः काउर को चिंता हुई और उसने कहा कि हमें इस पागल गेरिबाल्डी से इटली को बचाना है। वस्तुतः रोम एवं वेनेशिया पर अधिकार करने की घोषणा से फ्रांस और ऑस्ट्रिया मिलकर एकीकरण की प्रक्रिया को विफल कर सकते थे। इसीलिए काउर ने गेरिबाल्डी के दृष्टिकोण पर चिंता करते हुए उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसके लिए पीडमॉन्ट के शासक विक्टर एमुनुअल को आगे किया। फलतः नेपल्स एवं सिसिली पीडमॉन्ट को प्राप्त हुआ तथा जनमत संग्रह के माध्यम से पीडमॉन्ट के साथ उसका विलय हुआ। आगे चलकर जब इटली के एकीकरण के क्रम में 1866 में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को सेडावा के युद्ध में पराजित किया, तत्पश्चात वेनेशिया क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण समाप्त हुआ और वो पीडमॉन्ट को मिला। इसी तरह जब 1870 में प्रसा ने फ्रांस को सेडान के युद्ध में पराजित किया, तत्पश्चात रोम से फ्रांसीसी सेनाओं की वापसी हुई और वहाँ वो पीडमॉन्ट के नियंत्रण में आया, मतलब पीडमॉन्ट ने नियंत्रण स्थापित किया। वहाँ एकीकरण का क्या परिणाम हुआ? यूरोप के मानचित्र पर एक नए देश के रूप में इटली का उदय हुआ। अतः इटली के एकीकरण के साथ ही मेटरनिख द्वारा बनाई गई यूरोपीय व्यवस्था का पतन हो गया। परंतु यह व्यवस्था राष्ट्रवाद, जनतंत्र, संविधान का विरोध कर रही थी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद की विजय था। एकीकरण के पश्चात इटली में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ और जनता की संप्रभुता स्थापित हुई। इस दृष्टि से एकीकरण यूरोपीय व्यवस्था का पतन करता है। एकीकरण के पश्चात आधुनिक इटली की राजधानी रोम बनी और पीडमॉन्ट के शासक विक्टर एमुनुअल को इटली का शासक घोषित किया गया। अतः उसे अपना राज्य और राजधानी छोड़कर रोम आना पड़ा। इस दृष्टि से पीडमॉन्ट का इटलीकरण हुआ। अब हमारा नेक्स्ट मेंस का प्रश्न आता है, इटली के एकीकरण में विदेशी तत्वों की भूमिका निर्धारित कीजिए। तो इसका पूरा उत्तर आपको लिखना है और मैं आपका उत्तर आपको शेयर कर दूंगा रील्स के माध्यम से।
अब ये हुआ इटली का एकीकरण। अब हम जानेंगे जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और क्या प्रक्रिया रही थी। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, इसमें बाधक तत्व कौन कौन से हैं ये जानेंगे, इसके सहायक तत्व कौन कौन से, वही मतलब सहायक तत्व कौन कौन से इसके बारे में जानेंगे। तो पहला कौन सा है, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन। दूसरा है जोलवेरिन संघ जिसे चुंगी संघ कहते थे, कोयला और लोहा, पूंजीपति वर्ग, बौद्धिकों की भूमिका, रक्त और लौह की नीति। प्रक्रिया क्या रही इसमें, जो बिस्मार्क का दृष्टिकोण था वो उसके बारे में जानेंगे और इसका परिणाम क्या हो उसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पृष्ठभूमि से। जर्मन राष्ट्र विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में बटा हुआ था और उन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। नेपोलियन ने जब साम्राज्यवादी विस्तार करते हुए जर्मन राज्यों का नियंत्रण स्थापित किया तो वहाँ राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम की किंतु नेपोलियन के पतन के पश्चात वीना कांग्रेस के तहत लागू हुई मेटरनिक व्यवस्था ने जर्मन राज्यों को पुनः उनके राजनीतिक इकाइयों में बांटकर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित किया। इन क्षेत्रों पर मेटरनिक की कालसवाद की घोषणा लागू हुई, जिसके तहत राष्ट्रवाद, जनतंत्र, स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकार जैसे विचारों पर अंकुश लगाया गया। फलतः जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हुआ। बाधक तत्व कौन कौन से हैं? एक सेकंड। ये सामने की बात है। हाँ ये एक ही हो रही है, एक ही बात है। हाँ इधर ही है, नेट के पीछे कुछ होता है, लंबी बड़ा बहुत ठीक है। जैसे बताएंगे आपको बोल दिया, ठीक है। पूरी दीवार इधर से निकल गया है, पूरी दीवार इसको पूरा नहीं पूरा हमने इसी दीवार पे है। हाँ इसी दीवार इसको प्लास्टर करा के ना उसको पानी निकलने पानी करवा देना, तो पानी नहीं आता है जब नहीं नहीं तो शेयर लगा होता है तो पानी निकलते हेलो दोस्तों, थोड़ा क्षमा चाहूँगा, कुछ लोग आ गए थे उनको कुछ जानकारी प्रदान करने की, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा। तो हम कहाँ पहुँच गए थे, पृष्ठभूमि हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम आ गए थे बाधक तत्व पे। तो बाधक तत्व जानेंगे। जर्मन राज्य आर्थिक सामाजिक विषमता से युक्त था, तो साथ ही जर्मन का कुलीन भूस्वामी वर्ग भी एकीकरण में बाधक था, क्योंकि एकीकरण से उनके आर्थिक हित बाधित होते थे। जर्मनी में मौजूद विभिन्न राज्यों के शासक भी एकीकरण में एक बाधक थे, क्योंकि एकीकरण से उन्हें सत्ता व व्यापक अधिकारों से वंचित होना पड़ता। जर्मनी में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, जो राष्ट्रवाद और एकीकरण का विरोधी था। सहायक तत्व कौन कौन से, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन ने साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसके अधीन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में स्थापित किया, उसके अधीन क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण स्थापित किया और विभिन्न जर्मन राज्यों को मिलाकर एक राइन संघ की स्थापना की और एक समान कानून व्यवस्था लागू की। इस तरह राजनीतिक प्रशासनिक एकता प्रदान की। नेपोलियन ने जर्मन राज्यों में भी महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी। इसी क्रम में जर्मन राज्यों का इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध बाधित हुआ, अतः जर्मनी में परंपरागत उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हुई, तो वहाँ कारखाना प्रणाली के विकास को बढ़ावा मिला और एक समृद्ध पूंजीपति वर्ग सामने आया जो एकीकरण का समर्थक बना। नेपोलियन के माध्यम से जर्मन राज्यों में भी फ्रांसीसी क्रांति की राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ, किंतु दूसरी तरफ जब नेपोलियन ने राइन भूमि पर फ्रांसीसी नियंत्रण स्थापित किया तो जर्मन जनता अपमानित हुई और राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। यही भावना जर्मनी के एकीकरण का आधार बनी। इस तरह नेपोलियन ने अनजाने में जर्मनी के एकीकरण का आधार तैयार किया।
इसी संदर्भ में ये कहा जाता है कि नेपोलियन ने इन देशों के प्रति उस सोई हुई राजकुमारी की तरह कार्य किया जिसने जंगल में सोई हुई राजकुमारी को जादू की छड़ी से जगा दिया। वस्तुतः यह कथन नेपोलियन द्वारा इटली व जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना जगाने और इन राज्यों के एकीकरण के संदर्भ में उसकी भूमिका को उद्घाटित करता है। नेक्स्ट आता है जोलेवेरिन संघ या आर्थिक संघ। 1819 में प्रसा के नेतृत्व में जोलेवेरिन या चुंगी संघ की स्थापना हुई, जिसमें विभिन्न जर्मन राज्य शामिल थे और इन्होंने एक समान आर्थिक व्यापारिक नीतियों का निर्माण किया। फलतः व्यापार को बढ़ावा मिला। इस आर्थिक एकीकरण ने राजनीतिक एकीकरण में बाधक प्रादेशिक और राजवंशी भावनाओं को कम किया और एकीकरण को बढ़ावा दिया। चूँकि आर्थिक एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हो रहा था, अतः राजनीतिक एकीकरण का नेतृत्व भी प्रसा के हाथों में ही गया। नेक्स्ट आता है हमारा कोयला और लोहा। कोयला और लोहा ने जर्मनी के एकीकरण का भौतिक आधार तैयार किया। वस्तुतः कोयला एवं लोहा आर्थिक औद्योगिक विकास के आधारभूत तत्व हैं। प्रसा में कोयला और लोहे की खानें मौजूद थी, अतः यूरोप में हो रहे औद्योगिक विकास से प्रेरित होकर वहाँ भी औद्योगिकीकरण हुआ। परिवहन साधनों का मशीनीकरण, रेलवे का विकास हुआ और जर्मन राज्य एक दूसरे से जुड़ गए। इस तरह सामाजिक गतिशीलता बढ़ी और राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। इस तरह जोलेवेरिन ने जहाँ आर्थिक बाधाओं को दूर किया तो रेलवे ने प्राकृतिक बाधाओं को दूर कर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट आता है हमारा पूंजीपति वर्ग। औद्योगिक विकास से जिस पूंजीपति वर्ग का उद्भव हुआ वो एकीकरण का समर्थक बना। वस्तुतः पूंजीपति वर्ग इंग्लैंड के समान ही आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए वो उपनिवेश प्राप्ति पर बल देता था। ये तब ही संभव था जब जर्मनी एकीकृत होकर शक्तिशाली बने, इसलिए पूंजीपति वर्ग एकीकरण का समर्थक बना। नेक्स्ट आता है बौद्धिकों की भूमिका। हीगेल, हर्डल, फ्रिक्टे जैसे विचारकों ने एकीकरण का वैचारिक आधार तैयार किया। वस्तुतः हीगेल ने राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया। इसी से प्रेरित होकर बिस्मार्क एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ता है, तो साथ ही लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र किया, जो एकीकरण में सहायक हुआ। नेक्स्ट आता है रक्त और लौह की नीति। बिस्मार्क ने यह नीति अर्थात युद्ध के माध्यम से डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस को पराजित कर एकीकरण का कार्य पूरा किया। यहाँ इटली के एकीकरण की प्रक्रिया से अंतर देखा जा सकता है। वस्तुतः इटली में जनमत संग्रह से एकीकरण हुआ। अब एकीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसमें जानेंगे हम बिस्मार्क का दृष्टिकोण, जो प्रसा का चांसलर या प्रधानमंत्री था, जो यथार्थवादी कूटनीतिक था। रक्त और लौह की नीति के तहत 3 युद्ध देखेंगे हम। पहला देखेंगे डेनमार्क से युद्ध, दूसरा देखेंगे ऑस्ट्रिया से युद्ध और तीसरा देखेंगे फ्रांस से युद्ध। तो हम बिस्मार्क का सबसे पहले दृष्टिकोण देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रयास विधिवत रूप से 1861 में विलियम फर्स्ट के प्रसा के शासक बनने के साथ शुरू हुआ। इसमें प्रसा को शक्ति संपन्न बनाने के लिए शस्त्रीकरण पर बल दिया। इसी क्रम में उसने संसद से धन की स्वीकृति लेनी चाहिए, जिसे संसद ने अस्वीकार कर दिया। अतः शासक विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को सेना के पुनर्गठन की योजना सौंपते हुए से प्रसा का चांसलर नियुक्त किया। इस अवसर पर बिस्मार्क ने कहा कि श्रीमान, मैं स्वयं नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के इस संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बिस्मार्क ने शक्ति के बल पर सदन से धन संबंधी प्रस्ताव पारित करा, सेना का पुनर्गठन किया और इसे यूरोप की एक सक्षम सेना बना दिया। बिस्मार्क यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था। उसने कहा कि जर्मनी का एकीकरण बौद्धिक भाषणों, आदर्शों आदि से नहीं, बल्कि रक्त और लौह की नीति से होगा। जर्मनी जनता प्रसा के उदारवाद की ओर नहीं बल्कि शक्ति की ओर देख रही है। अतः शक्ति के बल पर एकीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। बिस्मार्क को यूरोपीय राजनीति की गहरी समझ थी। उसका मानना था कि यूरोपीय शक्तियां जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहेंगी, क्योंकि एकीकृत जर्मन शक्ति संतुलन के लिए एक खतरा है। अतः बिस्मार्क ने युद्ध नीति पर बल देते हुए एकीकरण की योजना बनाई। बिस्मार्क की नीति
थी कि युद्ध से पहले शत्रु को मित्र विहीन करना और युद्ध के लिए अवसर की तलाश करना। वो चाहता था कि शत्रु पहले आक्रमण करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति शत्रु के पक्ष में न जाए। इस तरह अपनी रक्त और लौह की नीति के तहत कार्य करते हुए उसने 3 युद्ध किए और एकीकरण पूरा किया। तो पहला युद्ध हम देखेंगे डेनमार्क से युद्ध 1864 में। जर्मन प्रदेश स्लेस्विंग और होल्स्टाइन के मुद्दे पर डेनमार्क से युद्ध हुआ। वस्तुतः ये क्षेत्र डेनमार्क और जर्मन के बीच था। डेनमार्क ने 1863 में इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करते हुए उन्हें अपना क्षेत्र घोषित किया। इसी क्रम में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हराया। तत्पश्चात बिस्मार्क ने इन क्षेत्रों के संबंध में ऑस्ट्रिया के साथ गेस्टाइन समझौता किया, जिसके तहत स्लेस्विंग प्रसा को और होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को मिला। वस्तुतः स्लेस्विंग में जर्मन और अन्य जातियां निवास करती थी, जबकि होल्स्टाइन में शुद्ध जर्मन जाति निवास करती थी। होल्स्टाइन क्षेत्र को बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को देकर उसके साथ भावी युद्ध के बीज बो दिए थे। वस्तुतः होल्स्टाइन में रहने वाली जर्मन जनता की भावनाओं को उठाकर उसने ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष की स्थिति पैदा की। फलतः सेडेवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। इसी दृष्टि से गेस्टाइन समझौते को बिस्मार्क की कूटनीतिक क्षमता का प्रमाण माना जाता है। अब हम जानेंगे ऑस्ट्रिया से युद्ध, सेडावा का युद्ध 1860। इस युद्ध के तहत अपनी नीति के तहत बिस्मार्क ने युद्ध से पूर्वी शत्रु को मित्र विहीन बनाया। वस्तुतः पोलैंड क्षेत्र से हुए विद्रोह के संदर्भ में बिस्मार्क ने रूस का पक्ष लिया था। इस आधार पर उसने रूस को युद्ध से तटस्थ किया। इसी तरह फ्रांस के नेपोलियन थर्ड से मिलकर उसने ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध के दौरान तटस्थ रहने के लिए तैयार किया। तो इटली को वेनेशिया की प्राप्ति का आश्वासन देकर तटस्थ किया। साथ ही मुक्त व्यापार की नीति के कारण इंग्लैंड का जनमत भी प्रसा के पक्ष में था। इस तरह इंग्लैंड को भी तटस्थ किया। होल्स्टाइन के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध शुरू हुआ, जहां बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसके साथ प्राग की संधि की। इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया ने उत्तरी जर्मन राज्यों पर प्रसा के साथ एकीकरण स्वीकार किया और होल्स्टाइन क्षेत्र पर भी प्रसा के नियंत्रण को मान्यता दी। साथ ही वेनेशिया के क्षेत्र पर अपने अधिकार छोड़ दिए और वहां पीडमोंट का नियंत्रण स्थापित हुआ। इस युद्ध के परिणामों के संदर्भ में ये कहा गया है कि सेडावा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि फ्रांस की पराजय हुई। वस्तुतः यहाँ फ्रांस की कूटनीतिक पराजय मानी जाती है, जिसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। फ्रांस यूरोप की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति था, किंतु इस विजय के उपरांत प्रसा का महत्व बढ़ने लगा और शक्ति का केंद्र पेरिस से बर्लिन में हो गया। इसी तरह फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड का विचार था कि सेडावा का युद्ध लंबा चलेगा और उस समय शक्ति संतुलन अपने हाथों में रखकर उचित समय पर हस्तक्षेप कर शर्तों के आधार पर किसी पक्ष को सहायता देकर वो फ्रांस के लिए जर्मन प्रदेश की राइन भूमि प्राप्त करे। इससे फ्रांस से सम्मान में वृद्धि होगी। किंतु फ्रांस के हस्तक्षेप के बिना ही मात्र सात सप्ताह में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसके साथ प्राग की संधि कर ली और उत्तर जर्मन राज्यों का एकीकरण किया। अतः फ्रांस के नेपोलियन थर्ड की इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए युद्ध के पश्चात फ्रांस के समाचार पत्रों में नेपोलियन थर्ड की आलोचना होने लगी। अतः वो प्रसा से बदला लेने के लिए उग्र हुआ। इसीलिए सेडावा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय को फ्रांस की पराजय माना गया। इस पराजय का बदला लेने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए नेपोलियन थर्ड ने जो कार्य किया उसे सेडान युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब आता है हमारा फ्रांस से युद्ध या सेडान का युद्ध 1870। तो कारण क्या थे हम जानेंगे। फ्रांस प्रसा युद्ध इतिहास के तर्क में निहित माना जाता है, अर्थात फ्रांस के साथ प्रसा का युद्ध होना ही था। दरअसल फ्रांस सेडावा के युद्ध में हुई अपनी कूटनीतिक पराजय का बदला लेना चाहता था। दक्षिणी जर्मन राज्यों को एकीकृत करने के लिए फ्रांस को पराजित करना जरूरी था, क्योंकि ये राज्य फ्रांस के प्रभाव में थे। नेपोलियन थर्ड ने हॉलैंड से लक्जमबर्ग खरीदकर अपने सम्मान में वृद्धि की योजना बनाई, किंतु बिस्मार्क ने इसे उजागर कर दिया। अतः नेपोलियन की इच्छा अधूरी रह गई। इससे फ्रांस
इससे फ्रांस में नेपोलियन थर्ड की आलोचना होने लगी। अतः वो प्रस्ताव को युद्ध में पराजित कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के बारे में सोचने लगा। अब आता है हमारा स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न पर फ्रांस और प्रसा के बीच तनाव बढ़ा। इसी क्रम में युद्ध शुरू हुआ। दरअसल स्पेन की जनता ने लियोपोल्ड को शासक बनाने का प्रस्ताव रखा, किंतु फ्रांस ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि लियोपोल्ड प्रसा के राजवंश से संबंधित था। वस्तुतः फ्रांस के नेपोलियन थर्ड को यह लगा कि प्रसा उसकी घेरेबंदी कर रहा है, इसलिए फ्रांस ने विरोध किया। इसी क्रम में नेपोलियन थर्ड ने अपने दूत वेनेडेटी को प्रसा के शासक से मिलने के लिए एम्स नगर भेजा और उसने यह आश्वासन चाहा कि वो भविष्य में भी स्पेन में लियोपोल्डो को शासक बनाने का प्रयास नहीं करेगा। प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट ने इस बातचीत का सारांश तार के माध्यम से बिस्मार्क को भेजा, अतः इसे एम्स का तार कहा जाता है। बिस्मार्क ने इस तार को संक्षिप्त कर समाचार पत्रों में इस प्रकार प्रकाशित कराया कि फ्रांस की जनता को अपने राजा का अपमान हुआ लगे और प्रसा की जनता को अपने राजा का अपमान हुआ लगे। अतः दोनों देशों में राष्ट्रवाद उग्र हुआ, एक दूसरे की आलोचना होने लगी। अतः फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर बिस्मार्क की इच्छा पूरी कर दी। अब बिस्मार्क की नीति। बिस्मार्क ने युद्ध से पूर्व ही शत्रु को मित्रहीन करने पर कार्य करते हुए यूरोपीय शक्तियों को फ्रांस से अलग थलग कर दिया। उसने रूस को क्रीमिया युद्ध में पराजय की याद दिलाई और काला सागर क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी माध्यम से उसे तटस्थ किया। इस प्रकार रोम प्राप्ति के मुद्दे पर इटली को तटस्थ किया। ऑस्ट्रिया के साथ की गई प्राग की उदारवादी संधि के माध्यम से बिस्मार्क ने उसे युद्ध से तटस्थ किया। अब आता है सेडान युद्ध का परिणाम। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब वर्साई के शीश महल में बिस्मार्क ने एक भव्य दरबार का आयोजन किया और प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित कर उसे ताज पहनाया गया। इस तरह आधुनिक जर्मन राज्य की जन्मभूमि वर्साई का शीश महल बना। बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित कर उसके साथ फ्रैंकफर्ट की संधि की, जिसके तहत जर्मनी ने फ्रांस के समृद्ध क्षेत्र एल्सास लॉरेन पर नियंत्रण स्थापित किया और फ्रांस के ऊपर युद्ध हर्जाने की धनराशि आरोपित की। युद्ध में हुई पराजय और अपमान से फ्रांस के राजतंत्र की समाप्ति हुई। वस्तुतः नेपोलियन थर्ड के शासक का अंत हुआ और गणतंत्र स्थापित हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप रोम से फ्रांसीसी सेना की वापसी हुई। फलतः रोम पर पीडमान का नियंत्रण हुआ और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। फ्रांस की पराजय और बिस्मार्क की नीतियों को प्रोत्साहित होकर रूस ने तुर्की साम्राज्य के काला सागर पर स्थित बंदरगाह पर नियंत्रण का प्रयास किया। इसी क्रम में पूरी समस्या और जटिल हो गई। जर्मनी के एकीकरण से यूरोपीय रंगमंच पर एक शक्तिशाली जर्मन राज्य का उदय हुआ और अब यूरोपीय राज्य नीति का केंद्र बर्लिन हो गया। इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि सेडान युद्ध ने यूरोप को एक स्वामिनी से वंचित कर उसे दूसरा स्वामी प्रदान कर दिया। इस तरह फ्रैंकफर्ट की संधि का यूरोप पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, जो यूरोप के लिए एक घाव के समान था। इस तरह जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू की थी, वो महान कार्य बिस्मार्क के हाथों 1870 में सेडान युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ पूरी हुई। अब आता है क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप के लिए रिसने वाला घाव या फोड़ा के समान थी, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो हम इसका आंसर जानेंगे। क्या है? उपरोक्त कथन फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप पर पड़ने वाले दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव को उद्घाटित करती है। वस्तुतः जर्मनी के एकीकरण के क्रम में बिस्मार्क ने सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर उसके साथ फ्रैंकफर्ट की संधि की थी। इस संधि के तहत जर्मनी ने फ्रांस के समृद्ध एल्सास लॉरेन क्षेत्र पर नियंत्रण किया, अतः फ्रांस अपमानित हुआ और उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ। दूसरी तरफ बिस्मार्क ने जर्मनी की सुरक्षा के लिए गुप्त कूटनीतिक संधि प्रणाली को जन्म दिया। वस्तुतः बिस्मार्क इस बात को समझ रहा था कि फ्रांस इस अपमान का बदला लेने का प्रयास करेगा, अतः
उसने फ्रांस को अलग थलग करने के लिए गुप्त संधि प्रणाली को जन्म दिया। इसी क्रम में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया का एक गुट बना जो आगे चलकर इसके जवाब में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस का गुट बना। इस गुटी राजनीति ने राष्ट्रों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ा। फलतः सैन्यवाद को बढ़ावा मिला, जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा और उस पर वर्साई की अपमानजनक संधि आरोपित की गई, जिसके तहत फ्रांस ने अपना एल्सेस-लॉरेन क्षेत्र प्राप्त किया और जर्मन राज्यों का बंटवारा कर दिया। साथ ही एक बड़ी धनराशि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर आरोपित की। इस तरह जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ। अतः इस अपमान का बदला लेने के लिए हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी शासन की स्थापना हुई, जिसने वर्साई संधि प्रावधानों को तोड़कर युद्ध और विस्तारवाद पर बल दिया। फलतः राष्ट्रों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि केवल यूरोप के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए घाव साबित हुई, क्योंकि विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए। अब हम जानेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण की तुलना किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो हम पहले पृष्ठभूमि जानेंगे। दोनों का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ, जिसे राष्ट्रवाद की सदी माना जाता है। यह एकीकरण समकालीन होने के कारण स्वाभाविक रूप से कुछ समानताएं रखता है, किंतु असमानता के तत्व भी कम आकर्षित नहीं है। मतलब इनकी समानता और असमानता हम जानेंगे। तो समानता क्या है? इटली और जर्मनी दोनों ही राज्यों में आर्थिक सामाजिक विषमता मौजूद थी, जो एकीकरण में बाधक थी। साथ ही दोनों राज्यों में विदेशी शक्तियां, विशेषकर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, जो एकीकरण में बाधक था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की भूमिका को देखा जा सकता है। वस्तुतः इन राज्यों में नेपोलियन ने साम्राज्यवादी विस्तार कर राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण का आधार तैयार किया, तो साथ ही राष्ट्रवादी भावना को जागृत कर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह कोयला और लोहा अर्थात आर्थिक औद्योगिक विकास, रेलवे का परिचालन और बौद्धिकों की भूमिका भी एकीकरण में सहायक रही। ये समानता है। अब जानेंगे असमानता। इटली के एकीकरण के संदर्भ में रोम स्थित पोप के राज्य की उपस्थिति एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि यह यूरोप के ईसाई लोगों का प्रमुख था, जबकि जर्मनी में ऐसी कोई धार्मिक संरचना नहीं थी। इसी तरह इटली में अनेक विचारधाराओं की उपस्थिति भी बाधक थी, जैसे मेजिनी गणतंत्र का समर्थक था तथा काउर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, जबकि जर्मनी में एकीकरण के संदर्भ में विचारधारा में बहुलता नहीं थी। इटली के एकीकरण में मेजिनी, गैरिबाल्डी, काउर, विक्टर एमुलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जबकि जर्मनी में बिस्मार्क की भूमिका उल्लेखनीय रही। इटली के एकीकरण में काउर का दृष्टिकोण था कि विदेशी सहयोग के बिना एकीकरण का कार्य पूरा नहीं होगा, अर्थात विदेशी सहायता अनिवार्य, जबकि बिस्मार्क ने प्रसा की शक्ति पर बल दिया और उसका मानना था कि यूरोप की शक्तियां जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। इटली में नीचे से एकीकरण अर्थात जर्मन संग्रह द्वारा उदारवादी प्रक्रिया से एकीकरण कार्य पूरा हुआ, जबकि जर्मनी में ऊपर से एकीकरण कार्य पूरा हुआ, अर्थात बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति से एकीकरण किया। काउर और बिस्मार्क के दृष्टिकोण में एक अंतर यह भी था कि काउर स्वयं को पहले इटली का निवासी और तत्पश्चात पीडमान का निवासी कहता था, जबकि बिस्मार्क स्वयं को पहले प्रसा का तत्पश्चात जर्मनी का निवासी कहता था। इटली के एकीकरण के क्रम में पीडमान का इटलीकरण हुआ, अर्थात पीडमान को अपनी पहचान खोकर रोम आना पड़ा और एकीकृत इटली की राजधानी रोम बनी, जबकि जर्मनी राज्यों का प्रसाकरण हुआ, अर्थात जर्मन राज्यों को अपनी पहचान खोकर प्रसा आना पड़ा और एकीकृत जर्मन की राजधानी बर्लिन बनी, जो प्रसा राज्य के अंतर्गत थी। जर्मनी के एकीकरण का प्रभाव यूरोपीय राजनीति में इटली की तुलना में गहरा था। जर्मनी यूरोप के नए स्वामी के रूप में स्थापित हुआ। इस दूरगामी प्रभाव को फ्रैंकफर्ट संधि के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो ये पूरा इटली और जर्मनी का हमने समझ लिया, और कल हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध, पूरा डिटेल उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।